बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हमने देखा कि 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस हुए, जिसका एक अगर यूं कहें कि एक रीप्ले था, बहुत महदूद सा रीप्ले था, तो वो गलत ना होगा, जो कि ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में कल बिलाखिर वो मरहला भी अपने अख्ताम को पहुंचा, तय हो गया वो मरहला भी, जिसकी बड़ी बाज़गश्त थी कि ये किस तरह का मरहला होगा। नॉर्मली अगर हम माजी को देखें, इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा जो हुकूमत होती है, यानी कि जिस सूबे की जो हुकूमत होती है, ज़िमनी इंतखाबात मोस्टली और नॉर्मली उसी के हक़ में जाते हैं। ऐसे कुछ हमने पंजाब में भी होते देखा, और बाकी सूबों में भी, स्पेशली सिंध में, केपी में एक सीट है जो कि निकली है, जिसमें भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई, मतलब जो जीता वो भी पीटीआई का क्लेम कर रहा था, हालांकि वो उसका ऑफिशियली टिकट होल्डर नहीं था, और जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली टिकट होल्डर था, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद का, वो उससे हार गया। नाज़रीन, ये वो सीट है जिससे हमने देखा कि जनरल इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ का जो टिकट होल्डर उम्मीदवार था, उनकी डेथ हो जाती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उस सीट पे इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं। अब उनके भाई ने ये सीट जो है वो विन की है, जिसको तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट नहीं दी गई। ये वो वाहिद सीट है जिसकी मुझे ज़ाती तौर पर भी खुशी हुई, क्योंकि वो डिज़र्व करते थे, उनके ख़ानदान ने कुर्बानी दी थी, और तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में यहाँ पे उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई, उनको टिकट देना चाहिए था। बहरहाल जी, पार्टी के अपने फैसले हैं, बानी बाहर आएंगे तो कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसले ले सकें। अब ये फैसला किसने लिया उनको टिकट ना देने का, ये तो इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ। नाज़रीन, कौमी असम्बली नशिस्तों के लिए पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2, सिंध के 1 हल्के में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जबकि दूसरी जानिब सूबाई असम्बलियों की अगर बात करें तो जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तें शामिल हैं। नाज़रीन, जहाँ पे ये सारे मामलात रहे, वहाँ पे एक हल्के के बारे में हमने पहले भी देखा कि सुन्नी इत्तेहाद के, यानी तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद के रऊफ़ हसन साहब ने उन्होंने बात की। उन्होंने एक दिन पहले कहा कि जी फॉर्म 45 पे दस्तखत करवा लिए गए हैं। यही कोई सूरत हाल हम देख रहे थे। पंजाब का हल्का है जहाँ पे तहरीक इंसाफ के और PP 149 लाहौर से IPP के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता मोहम्मद शोएब सदीकी का मुकाबला था सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के उम्मीदवार ज़िशान रशीद से, जहाँ पे ज़िशान ने ये वहाँ पे हमने कुछ वीडियोस देखी मुबैना तौर पे, जो वीडियोस हमारे सामने आई कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 45 पे पहले ऑलरेडी दस्तखत हो चुके हुए हैं, और बाद में जो उसका एक्सक्यूज़ दिया गया वो ये था कि फॉर्म 45 पे दस्तखत इसलिए करवा लिए गए कि टाइम बच जाए ना, बाद में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा एक्सक्यूज़ है, तो क्या कल को नाज़रीन फिर ये भी एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अगर फॉर्म 45 पे दस्तखत पहले ही करवा लिए वक्त बचाने के लिए, तो क्या कल को आम इंतखाबात जब होंगे या किसी भी तरह के कोई भी इंतखाबात होंगे, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे या उनका अमला होगा, वो ऑलरेडी फॉर्म 45 पे रिजल्ट बना लेगा काउंटिंग से पहले, गिनती से पहले भी, ये इमेजिन करते हुए कि टाइम की बचत हो जाएगी ना। उनको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि कौन सी जमात है जिसने विन करना है, हवा किसके हक में है, तो खुद से फिर वो उसका यानी कि रिजल्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, सियासत में कोई भी चीज़ हो सकती है। नाज़रीन, जो ओवरऑल अगर हम देखें तो PMLN ने खासी सीटें निकाली हैं। पंजाब के हवाले से अगर देख लें, इसमें 2 तरह की मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। एक ये कि क्या वाकई PMLN की अपनी सीटें हैं, PMLN को किसी भी हेल्प सपोर्ट के बगैर ये सीटें मिली हैं। आखिर 2-2.25 महीने की कारकर्दगी इतनी स्ट्रॉन्ग रही, जैसा कि मरियम साहिबा जो कि CM पंजाब हैं वो क्लेम कर रही हैं, उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी, वो भी क्लेम कर रही हैं कि जनाब उनकी, मेरी वज़ीर आला, मेरे CM की कारकर्दगी पे ये उनको सीटें मिली हैं। तो क्या इतनी जल्दी वोटर का जहन तब्दील हो जाता है? अभी ये 8 फरवरी को गुजरे दिन कितने हुए जिसमें हमने देखा कि वोटर ने PMLN के हक में वोट नहीं दिया, तो इतनी जल्दी कैसे हो गया? दूसरी जानिब कुछ शिकायत भी सामने आई, जिसमें हमने देखा कि मीडिया को भी कवरेज वहाँ तक रसाई नहीं दी जा रही है, और कुछ रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, वहाँ पे भी मामलात कुछ मखदूश ही रहे। नाज़रीन, इस सब के अलावा जो मेरे लिए एक और हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो परवेज़ इलाही साहब का हल्का था। मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो, उस हल्के में तो पहले बड़े ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि पिछली दफ़ा भी 8 जो फरवरी को इलेक्शंस
हुए थे उस वक्त भी गुजरात में तो हलकों का एक बड़ा ही इशू रहा है। लेकिन नाज़रीन 8 फरवरी को इंतखाब हुआ, नून लीग के ही लोग जो हैं यानी कि चौधरी आबिद रज़ा साहब ने जैसे जो लोग हैं उस इलाके के ही हैं, उन्होंने खुद इस बात को क्लेम किया, उन्होंने माना कि जनाब हम दूसरे नंबर पे आए थे। सुन्नी इत्तेहाद या तहरीक इंसाफ कह लीजिए जो भी, उनके मेंबर जो थे वो पहले नंबर पे आए थे। और अब हम देख रहे हैं कि पहले तो लीड जो थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ले रहे थे, उसके बाद उनके भतीजे की लीड आने लगी और बिलाखिर भतीजा विन कर गया। और ये खासी इस सीट पे इशू भी बना हुआ है कि आखिर कैसे हुआ, मतलब इतने मंझे हुए सियासतदान चौधरी परवेज़ इलाही अभी तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के, फिर ये आखिर ये कैसे क्या हो गया, क्या इतना सेटबैक हो सकता है, क्या वाकई ये जो उनका भतीजे ने ये सीट जीत लिया और अपने ऑन पे ये सीट जीती है। क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी ज़्यादा तो अपने ऑन पे नहीं होता, हमेशा मददगार जो होते हैं वो साथ ही होते हैं, हेल्पिंग हैंड्स हमेशा साथ होते हैं। इस सब पे बात करते हैं नाज़रीन। ये जो हुआ नाज़रीन, लाहौर समेत ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पे मुअत्तल कर दी गई। 21 हलके नाज़रीन, सिर्फ 21 सूबाइयों के सूबाई असम्बलियों के मिला के, नेशनल के मिला के सिर्फ 21 हलके। और बड़ा इंटरेस्टिंगली मुझे तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि ये इस पर भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करनी पड़ गई। चलें नेशनल लेवल पे हम देखें कि जी आम जनरल इलेक्शंस हैं तो उसमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, सिक्योरिटी के खदशात होते हैं, तो इसलिए इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। तो इनमें 21 हलकों पे भी इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है खालिद मंसूर अफरीदी साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अफरीदी साहब। थैंक यू मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका और टीवी टुडे का अगेन शुक्रिया मुझे इस फोरम पे दोबारा इनवाइट करने का। थैंक्स अ लॉट। जी अफरीदी साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, उसके जो रिज़ल्ट आए हैं अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, हम तक कंफर्मेशन तो अभी जाहिर सी बात है अनाउंसमेंट नहीं हुई है ऑफिशियली। तो अभी ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं, नॉर्मली तारीख में अगर हम देखें तो इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा जो जिस हुकूमत की जिस पार्टी की हुकूमत होती है सूबे में, ज़िमनी इलेक्शन बाई इलेक्शन ऑलमोस्ट उसी के माने जाते हैं कि उसी के हक में जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये वही रिप्ले हुआ है, या अगर पीएमएलएन के हवाले से बात करें तो उसके वोटर का इतनी जल्दी माइंड तब्दील हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हुआ क्या आपके ख्याल में? जी, आपने सही कहा, बिल्कुल वैलिड आपका पॉइंट है कि बेशतर जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, नतीजा उसी की तरफ जाता है। क्योंकि वो ज़ाहिर है जो वोटर है वो सोचता है कि मैंने अपने काम भी कराने हैं, अब 5 साल इस हुकूमत में रहना है, तो गली मोहल्ले की सियासत, ताड़ा तहसील की सियासत, तो हमने वही करनी। तो बेशतर औकात जो है, वो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वो जीतती। लेकिन इस इलेक्शन पे मैं ये कहूँगा कि 2022 में भी आपको याद है ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे, जो 20 सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, जो कुछ नाअहल हुए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एमपीएस, और फिर जी जी दोबारा ज़िमनी इलेक्शन। जी। और उस ज़िमनी इलेक्शंस में आपको याद होगा पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। हम्म बावजूद है कि वो की हुकूमत नहीं थी, उस हम्म हुकूमत इमरान खान साहब की जा चुकी थी मरकज़ से। हम्म लेकिन उसके बावजूद वो बयानिया ऐसा बना कि हम्म उसके बाद ये समझ आ गई लोगों को कि अगर पाकिस्तान में आइंदा ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे, तो उसका भी जो रिज़ल्ट होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके हक में आए। हम्म उसका ये है कि वो बयानिया जो नैरेटिव बनाएगा, वो ही हम्म जाके इलेक्शन जीतेगा। और वो हम्म। हमने देखा कि पीटीआई ने स्वीप यानी किया। कि अफरीदी साहब, अगर हम ये समझ लें कि वोटर के मूड पे डिपेंड करता है, अगर उसका मूड है जो सिटिंग गवर्नमेंट है उस जमात को, जिस जमात की हुकूमत है उसको वोट देने का, तो वो उसको देता है। अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ओपोजिशन को भी वोट देके जितवा सकता है। जितवा सकता है। और वो हमारे मिसाल दो दो जिमनी हुए थे, मुझे हम्म याद है। एक तो वो सूबाई असेंबली पंजाब के हुए थे जिमनी इलेक्शंस, और नेशनल असेंबली के भी हुए थे, हम्म कुछ एमपी 10-12 एमएनएस पे, और हम्म उसमें भी पीटीआई ने जीत हासिल की थी। हम्म हालांकि अपोजिशन में थे, और अब जो पीटीआई की एज अ पार्टी पे भी बड़ा सख्त वक्त था, वो चल रहा था उस वक्त भी। हम्म। जो एहतजाज थे, जो दरने थे जमान इसके पार्क के इसके साथ, अलावा 2022 के अलावा भी हमारे पास मंसूर साहब इसकी एग्जांपल है। 2018 की अगर हम देख लें
तो जब बानी पीटीआई ने अपनी पेशावर की उन्होंने जो सीट छोड़ी थी, जिसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस सीट पे भी बाय इलेक्शन में वही सीट पीटीआई ने बाद में लूज कर दी थी। वो लूज कर दी थी। और हम्म। पीटीआई की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की 3 साल में, उसमें तकरीबन 3 साल में 20-22 जिमनी इलेक्शन हुए थे, 2-2, 3-3 सीटों पे पंजाब में, वो पीएमएलएन ने जीती। तो इसका ये मतलब है कि वोटर का अपना भी एक सोच है और वो डिटरमिनेट करता है कि जरूरी नहीं कि जो मौजूदा हुकूमत हो उसको सपोर्ट करके वोट डाला जाए या उसको ज्यादातर वोट मिले। चलिए अब मंसूर आते हैं साहब, इस ये पॉइंट तो इलेक्शन आ पे। गया, ये पॉइंट तो आ गया। मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज के वोटर ने जो पीएमएलएन को अभी धांधली शांधली के शोर छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ दें, हम साफ शफाफ इंतखाबात इसको कंसीडर कर लें, तो वोटर ने वोट दे दिया पीएमएलएन को, किस कारकर्दगी की बेस पे दिया? पंजाब में ये जो मरियम साहिबा ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी बेस पे दिया? क्या इतनी जल्दी वोटर का माइंड तब्दील हो सकता है? जी, इसमें 2-3 फैक्टर हैं अगर आप देखेंगे। जी जी। अव्वल तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है मेरे लिहाज से जो पीएमएलएन ने हासिल की है। हम्म 12 सूबाई असेंबली के सीट्स थे पंजाब के और हम्म 12 में एक पीपल्स पार्टी रहीम यार खान से जीती है, हम्म एक जो है काफ जो है वो गुजरात से जीते हैं, बाकी 10 की 10 पीएमएलएन ने जीते हैं। और हम्म इसमें जो आपने जिस तरह इंट्रो में जिक्र किया, हम्म सबसे बड़ा अपसेट जो है गुजरात की सीट जो परवेज इलाही साहब की, हम्म और मैं कहता हूँ उससे भी बड़ा अपसेट जो है वजीराबाद की सीट है, हामिद नासिर चट्टा साहब की। हम्म हामिद नासिर चट्टा एक बहुत बड़े इलेक्टेबल हैं, बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और वो हम्म पीटीआई के कोर उसमें शामिल है काफी टाइम से पीटीआई में। परवेज हम्म इलाही तो अब शामिल हुए हैं ना, ये काफ लीग को छोड़ के भी शामिल हुए, वो तो हम्म कोर मेंबर हैं। उसके हम्म बावजूद उनको इतने बड़े मार्जिन से हराना, ये सबसे बड़ी एक अपसेट है। अब ये क्यों है? इसमें 2-3 फैक्टर हैं। हम्म पहला फैक्टर ये है कि जो आपने खुद ही बताया कि जो काम इतने बड़े अभी इनिशिएटिव के 2 महीनों में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तो नहीं हो सकते, हम्म लेकिन जो परसेप्शन है, जिसको हम्म कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं इमेज, वो हम क्रेडिट देंगे जो मरियम नवाज है चीफ मिनिस्टर पंजाब की। उन्होंने एक अच्छा। परसेप्शन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, डेली बेसिस पे अस्पतालों पे जा रही है, डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स पे जा रही है। अच्छा, उनका जो आप देखें पहला जो उन्होंने तकरीर की है प्रोविंशियल असेंबली में जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, हम्म उन्होंने अपनी एक विश लिस्ट दी है। अभी भी मैं पढ़ रहा था, तो उस विश लिस्ट में उन्होंने उन्होंने एक अपनी तकरीबन एक विश लिस्ट अफरीदी साहब दी है, तो उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए, जनरल इलेक्शन जीतने के लिए पीएमएलएन ने अपना एक मंशूर भी दिया है। विश लिस्ट पीछे रह जाती है, जो मंशूर दिया है मेरे ख्याल में प्रायोरिटी के पहले वो रखा जाना चाहिए कि जो मंशूर जिस बेस पे अवाम ने उनको वोट दिया नहीं दिया, या जिस तरह से अभी वो इक़्तिदार में जो भी हुकूमत आ रही है, वो जिस बेस पे हुकूमत में आ रही है, क्या वो अपनी बेस भी स्ट्रॉन्ग कर पा रही है? मंसूर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। थैंक यू। मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्रोड्यूसर साहब को की है, कहीं जरा टेक्निकल एरर दूर कर दें, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। जी काशिफ साहब, अब आवाज़ बेहतर है? जी जी, थोड़ी बेहतर हुई है। जी काशिफ साहब, ये जो बाय इलेक्शंस हुए हैं, नॉर्मली सिटिंग गवर्नमेंट के हक में ही इलेक्शन जाते होते हैं बाय इलेक्शंस, क्योंकि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो खासी, जिसे कहते हैं कि असरअंदाज होती है इन इलेक्शंस पे। अब जो इलेक्शंस हुए हैं, अगर मैं जनरली आपसे पूछूं, पहले ओवरऑल पूछ लूं आपसे कि आपका क्या ख्याल है कि ये नून लीग को इतनी सीटें कैसे मिल गई? क्या नून लीग की कारकर्दगी थी? अगर हम देखें विफाक में देखें, पंजाब को अगर छोड़ भी दें, ओवरऑल ही हमने देखना है ना, सारे बिग पिक्चर में हमने देखना है। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं है। ये जो आप अभी मुझे नहीं पता कौन साहब थे, जो मुझे अफसोस होता है जब ऐसे लोग ऐसे लोगों की तारीफें करते हैं जिनका ना कोई एक्सपीरियंस, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ना जिनके पास कोई अवाम का मैंडेट। ये मरियम नवाज शरीफ जो कॉस्मेटिक कर रही है 6-7 कैमरामैन ले जाके, ये काम तो एक एसी से कम लेवल के बंदे के हैं। मजिस्ट्रेट के काम है, तंदूर चेक करती है, कभी जाके दांती लेके तो वो काटना शुरू कर देती है। ऐसे पंजाब जैसा सूबा नहीं चल रहा है। आपने जिस तरह ड्रामेबाजी इधर लगाई हुई है, ये पंजाब बड़ा बदकिस्मत सूबा है, सबसे बड़ा है। और इस जैसे अनाड़ियों के हाथ में जिनका अवामी मैंडेट कोई नहीं है, जो इलेक्शन हार कर 47 के जाली जो बनाकर उसके ऊपर मसलत इक़्तिदार पर बैठे हैं, इन लोगों की कारकर्दगी क्या होनी है मुझे बताइए।
आप और अब आप आ जाते हैं हम इलेक्शन के ऊपर। आप एक चीज से इसका अंदाजा लगा लीजिए कि ये इलेक्शन किसने जितवाया, किसने लड़ा। ये धांधली नहीं डालना था, क्योंकि अच्छा। जो डीआईजी लाहौर है अली नासर रिजवी, उसको 30 मार्च को अपॉइंट किया गया इस्लामाबाद में, क्योंकि उसने अपनी कारीगरी वहां दिखानी थी जाकर एज आईजी, लेकिन उसको रिलीव नहीं किया गया। और परसों एक स्टेटमेंट आया, परसों से एक दिन पहले, कि जी बाय इलेक्शन के बाद उनको रिलीव कर दिया जाएगा पंजाब से, ताकि वो मरकज में जा सके। तो मैंने जो कल इलेक्शन देखा है, मुझे तो याद आ गई 1980 के दिहाई की और 90 के दिहाई में, जैसे इलेक्शन नवाज शरीफ बरादरान लड़ा करते थे, ठप्पे पे ठप्पा पुलिस लगा रही है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लगा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन लगा रही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस मुल्क में, जिस जमहूरी मुल्क में आप इलेक्शन का जो है उसका इस तरह चोरी करें, अवाम का मैंडेट जो है स्टील करें, रिग करें, वो जमहूरियत क्या खतरे में होगी, रियासत खतरे में हो जाती है। और ये 90 की दिहाई वाला काम, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमिश्नर, ये पाकिस्तान की बर्बादी, तबाही और काशिफ आने वाले साहब, जो बुरे हालात में यानी देख रहा कि हूँ, काशिफ साहब उसकी आप जिम्मेदार इसको, है। यानी कि काशिफ साहब अगर इसको इस सिनेरियो में देखें कि आप इसको इलेक्शन 2024 के जो 8 फरवरी के इलेक्शन है, आप उसका रीप्ले कह रहे हैं धांधली के हिसाब से भी, अगर हम कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए थोड़ा सा पेंद्रा बदला गया ना। ठीक है। अब ब्लैकेटली जिस तरह फॉर्म 47 बनाए गए थे, ठीक है ना जी, वो ट्राइब्यूनल में केस गए। आपको पता ही है पाकिस्तान में जो हमारा निजाम इंसाफ है कितना स्लो और कितना ट्रांसपेरेंट है। अब तो इन्होंने देखे, ये किसी की भूल थी कि ये जिमनी इंतखाब जो है जिन्होंने करवाए हैं वो इसको फेल होने देंगे। ये रजीम चेंज के बाद जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उनकी कंटिन्यूटी थी। लेकिन अब ये हुआ कि आपने एक तो जुडिशरी से आरोप फिर नहीं लिए, और वही मनपसंद जो आपके एसीडीसी है वही आरोप थे। लेकिन अब खुल्लम खुला ठप्पे लगाए गए पुलिस के थ्रू और सबके थ्रू। और मैं समझता हूँ कि 2 माह में इनकी पॉपुलैरिटी तो आप सबको पता चल गई थी 8 फरवरी को। लेकिन कल जो किया गया है वो एक बहुत बड़ा धब्बा है हो गया इससे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि निजाम हर इनके स्टेप के बाद और एक्सपोज हो रहा है, नंगा हो रहा है। और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच रही है, वो कंटेनेबल नहीं है इनके लिए। देखिए अवाम ने डिसाइड कर दिया हुआ है। और आप ये देखें जो नारे लगा रहे हैं कि जी उसका विजन, क्या विजन यार, जो मैं अब सॉरी आप मेरी छोटी बहनों की तरह है, क्योंकि जो 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 वो करती रही है, जो वीडियोस लोगों को लेके, और आपने हम जिन्होंने इम्पोज किया, मैं अब उनको क्या करूं, उसके पास क्या विजन है, जो खुद सीट से हारी हुई पंजाब से। और आपने देख लिया कि आज आईजी को रिलीज कर दिया गया या कर दिया जाएगा, उसने अपना काम डीआईजी ने दिखा दिया, अली नासिर रिजवी ने। तो ये आप इंतजामिया पुलिस के जरिए जो इलेक्शन जीतते हैं, अल्टीमेटली आप रियासत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन पीएमएलएन तो बड़ी पूरे एतमाद है काशिफ साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो वोटर ने, ये तहरीक इंसाफ के वोटर ने उसको सपोर्ट नहीं किया ना, हमारा वोटर निकला, उसका माइंड चेंज हुआ। मैं भी कल मैंने वोट भी कास्ट किया जी। मैं कुछ हल्कों में गया भी, ठीक है, टर्न आउट स्लो था। लेकिन नून लीग के जो वो कैंप ऑफिस बने हुए थे, वहां पे तो शामें गरीबा थी, वहां पे तो कोई बंदा नहीं था, वहां पे कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। ये तो दुनिया को पता है कि वोट किसको मिला है। मोहम्मद खान मदनी, आप बताए ना कि अगर वो 40,000 वोट लेके आता है तो नून लीग का 50,000 कहां से आ गया। लाहौर में तो आप देखे ना, पंजाब में नून लीग इस वक्त जमीन से लग गई है। इनके बयानिए दफन हो गए, इनकी सियासत दफन हो गई, इनकी अपनी टूट फूट जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज हो गई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन, स्पेशली जो एंड ऑफ अप्रैल है और मई है, ये इनका जो है मे डे आने वाला है, ये हमेशा के लिए दफन होंगे। अवाम की मुश्किलात का जिनको अंदाजा नहीं है, जो गुची के बैग पकड़कर और काशिफ साहब ये जो अभी इस ये जो अभी नेक्स्ट मंथ है मई, आप उसकी बात कर रहे हैं या नेक्स्ट मई इनका मे डे है। अच्छा, क्योंकि आईएमएफ की जो इन्होंने पॉलिसीज मानी है और जिसके बाद महंगाई का तूफान आ चुका और आने वाला है, उसके बाद गर्मी, आपको पता है कि आप भी सफर करती रही, मैं भी करते रहो, पूरे वाम करते रहे हैं। मैं देखूंगा कि ये कहाँ खड़े हैं
और अवाम को रिलीफ जो है, और अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। 5 रुपए का कॉइन नहीं है, 16 रुपए रोटी कर दी जी, और वो बिक नहीं रही जी। आप किसानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप उनकी जो 4,000 रुपए कॉस्ट है मन की, उसको उसको आप जो है 2900 रुपए में खरीदना चाह रही है। ये आपका विजन है। हमारा ज़राई मुल्क है। आप उनको लेकिन एक लेकिन मन के काशिफ पीछे साहब, अगर आप कह रहे हैं कि नून लीग के कैंप पे अंधेर नगरी थी, वहां पे उनका वोटर नहीं था, सपोर्टर भी नहीं था, तो फिर ये ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें कैसे हासिल कर पाई काशिफ साहब? फायदा आप भी बड़ी सिंपल है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने जो बैलेट बॉक्स है उनको बैलेट पेपर्स पे जाली ठप्पे लगा के भरा है। मुझे याद आ गई 1980 के और 1990 की दहाई के इलेक्शन। ऐसे किया करते थे ये लोग, और हम समझते थे कि हम बड़ा डिजिटल दौर में दाखिल हो गए, 2024 है, लेकिन ये इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो थू थू हो रही है हमारे पे पूरी दुनिया में, वो मेरे ख्याल में उसके जिम्मेदार शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान है। और इनके जो मैं बिल्कुल बबांगे दौल कहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हमारे जो मुंसिफ आला है, वो भी सारी गेम में शामिल है। ये अमेरिकन एजेंडे की तकमील हो रही है। रिजीम चेंज के बाद जो कुछ हो रहा है आप देखते जाए, और अल्लाह का शुक्र है ये कि सब एक्सपोज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसमें अरबों रुपए की करप्शन करने वाले आज जो है मसरत इक़्तिदार पर है। आज मैं देखकर हंस रहा था कि ईरानी सदर जब आए थे तो दरमियान में शहबाज शरीफ साहब थे, दाई तरफ ख्वाजा आसिफ थे, बाई तरफ उनके वो जो थे वादा गवाह बने हुए हदैबिया स्कैंडल में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नवाज शरीफ का करप्शन स्कैंडल था, इसहाक डार साहब। तो मैं कहा दुनिया को क्या मैसेज आता होगा कि 3 करप्ट 3 लोग दुनिया की हिस्ट्री के वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, काशिफ साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैं जरा अफरीदी साहब से आपके पॉइंट पे उनका भी पॉइंट जान लूँ। अफरीदी साहब, काशिफ साहब ने कुछ हकाइक का दूसरा एंगल सामने रखा जो कल सिचुएशन हुई। आप इस एंगल से एग्री करते हैं या आप अभी भी स्टिल अपने एंगल के साथ ही स्टैंड करते हैं? जी, काशिफ साहब की ओपिनियन का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, और उनका जो एंगल दिया है वो भी वैलिड है। लेकिन एक्चुअली जो कल के इंतखाबात हुए हैं वो अब रिसेंट इंतखाबात में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक शफाफ हुए हैं। शफाफ इस सेंस में हुए हैं कि जो 8 फरवरी के या 2018 के जो 2 इंतखाबात थे, ये एक बदनुमा दाग है। मैं 8 फरवरी के 2013 को भी ऐड कर लेना अफरीदी साहब, 2013 को भी ऐड कर लें उसमें, 2018 को भी, और 2013 की तो इन्वेस्टिगेशन हो गई ना, चीफ जस्टिस ने खुद कराई थी, उसमें कुछ साबित नहीं इन्वेस्टिगेशन हो गई। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी उसमें सब अच्छे की रिपोर्ट आई थी, जिसको बाद में तरीके से आपने मानने के बावजूद उसको मुस्तरद कर दिया था। तो सवाल तो उसमें भी खड़ा हो गया। हमारे मुल्क में जिस तरह की शफाफ बड़ी माजरत के साथ रिपोर्ट्स आती है, अफरीदी मेरा छोटा भाई बड़ा मासूम है जी बिल्कुल अफरीदी साहब, हमारे मुल्क में जिस तरह की रिपोर्ट्स आती है नॉर्मली आपको भी पता है सब अच्छा की ही हमेशा आती हैं। तो हिस्टोरिकली मैं कहता हूँ कोई भी इंतखाबात सही नहीं हुए, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। जब से पाकिस्तान बना है अब तक कोई भी, आप 71 के इंतखाबात से लेके आज तक कोई भी मैंडेट वाज़ेह बंदे को जिसको मैंडेट आया नहीं दिया गया, ये बात तो आपकी सही है। लेकिन 1970 में तो मैंडेट आया था ना मुजीब का, फिर क्यों नहीं दिया अफरीदी साहब? मुल्क तोड़वा लिया, शेख मुजीब को उसका जो इक़्तिदार था नहीं दिया हमने, उसका मैंडेट था ना 1970 में, वो भी को नहीं दिया गया, वो जो नुमाइंदे थे उनको नहीं दिया, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन कल के इंतखाबात में पीटीआई खुद कोई इस तरह ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं किया। अभी भी मैं वजीर आला के पी हमारे सूबे के जो वजीर आला है गंडापुर साहब, उनको सुन रहा था, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो बाजवड़ में उनके खिलाफ एक बगावत हुई है पार्टी के अंदर, उन पर उन्होंने जिक्र किया। अच्छा अफरीदी साहब अभी तो चले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है ना हमारे सामने, तो ऑफिशियली जब अनाउंस होंगे तो तब देखेंगे कि तरीके से आपका क्या मौकिफ रहता है। लेकिन अगर हम इन्हीं के हवाले से देख लें तो तहरीक इंसाफ ने एक दिन पहले ये बता दिया था कि फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स करवा लिए गए हैं, जिसकी मिसाल हमने PP 149 में देखी। वहां पे ये इलेक्शन डे पे, पोलिंग डे पे ये चीज सामने भी आई। तो
तो आप इसके बावजूद कहते हैं कि प्री पोल रिगिंग नहीं हुई है, किसी तरह की रिगिंग नहीं हुई, साफ शफाफ है। नहीं, पोलिंग बूथ पे ये यही मैं इसी तरफ ये चीज इंसिडेंट रिपोर्ट हुई है जो आप फॉर्म 45 का कह रहे हैं, लेकिन वो तो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्टी का, उसका फर्ज बनता है कि वो साइन ना करे, या ये अफरीदी साहब, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन करवाए थे। मैं जरा काशिफ साहब का पॉइंट जानूं। जी करने जा रहा हूँ, उसमें 19 फॉर्म ऐसे मेरे पास आ गए हैं कि जिनके ऊपर साइन कराया गया। फॉर्चुनेटली मेरा हल्का भी 149 था, मैंने वोट भी कास्ट किया। काशिफ साहब, जब आपका हल्का 149 था और आप कह रहे हैं कि आपने वोट कास्ट भी किया, जब आप गए थे तब ये इशू ऑलरेडी रेज हो चुका था। मेरा सवाल है कि क्या इलेक्शन एजेंट इतने कमजोर हैं पीटीआई के कि वो साइन कर लेते हैं पहले से? पीटीआई के उन्होंने नहीं किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने साइन किए हैं सर। मुझे लगता है देखें 25 करोड़ आवाम जो है इस वक्त रियासती जबर के सामने कमजोर पड़ चुकी है। अफरीदी साहब, ये बात सुन लें आप, जो 25 करोड़ आवाम कमजोर पड़ चुकी है रियासती जबर के खिलाफ। ठीक, काशिफ साहब आप इस पे मुझे अपना पॉइंट दीजिएगा, ये जो पीपी 149 में हुआ था, ताकि मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं अफरीदी साहब का इस पे पॉइंट जानूंगी। पहले काशिफ साहब अपना इस पे पॉइंट दे दें। हुई है, पुलिस गलती हुई है, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो आरओ डीआरओ, ये सब मिले हुए थे। इनको स्पीयर एक्ट, मैं बार बार कहता हूँ कि इनको स्पीयर एक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ इनको पूरी सपोर्ट हासिल है अदलिया की, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने जो डिसीजन किया था आरोप जो है कि अदलिया से ना लेने का, वो आज इंतखाबी निजाम को तय उबाना बहुत सारे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, और जैसा कि काशिफ साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो कि गलत हुए, जिसकी वजह से अवाम आज भुगत रही है। अवाम जो रिजल्ट्स चाह रही थी वो रिजल्ट्स उसको नहीं मिले हैं, या वो रिजल्ट्स उसको नहीं मिलने दिए गए, इसको जिस भी सेंस में ले लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हकायक है वो आप सबके सामने भी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियाँ शहजाद फ़ारूक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से इनका ताल्लुक़। इन्होंने NA 119 में जो था इलेक्शन कंडक्ट किया था, लेकिन वहाँ पे ये जो है दूसरे नंबर पर आए हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद वहाँ पे क्लेम कर रही है कि वहाँ पे मामलात कुछ बेहतर नहीं थे। वहाँ पे क्या हुआ, क्या डिटेल्स है, एक्चुअली इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, पोलिंग डे पे कल क्या हुआ? आप लोग बहुत ज्यादा मुतमईन थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। NA 119 पे पहले भी मरियम साहिबा की दफा भी इशू बना था कि वो सीट सुन्नी इत्तेहाद समझ रही थी कि आपकी सीट है, उस वक्त वो आजाद कैंडिडेट में थे। अब की दफा क्या हुआ एग्जैक्टली? क्यों नहीं वहां पे आपका वोटर निकला? जी, वोटर तो हमारा निकला है। वोटर सिर्फ नून लीग का नहीं निकला, वोटर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा निकला। जो वोटर निकला है वो कल PTI का ही निकला है, लेकिन कल इन्होंने ये हमारे साथ ज्यादती की। इनको पता था कि फॉर्म 45 और 47 अवाम को पता चल चुका है कि ये धांधली का रास्ता है, ये 2 नंबरी का रास्ता है। इन्होंने कल एक नया रास्ता इस्तेमाल किया। वो रास्ता इन्होंने ये किया कि हमारे पूरे बॉक्स चोरी कर लिए। एक बॉक्स जिस पे हम वोट कास्ट कर रहे थे, हमारे जो उधर पोलिंग एजेंट थे उसे कहा गया कि आपको 9 मई के केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप भाग जाएं। कई जगहों से हमारे पोलिंग एजेंट भगा दिए और इन्होंने वहां पे हमारे पूरे बॉक्स चेंज कर लिए। और कई जगह पे ऐसा हुआ कि हमारे पास प्रूफ और वीडियो भी हैं। कई जगहों पे इन्होंने ये किया कि हमारे पोलिंग एजेंट से सुबह आते ही कि आपकी हाजिरी लगवा रहे हैं, ये साइन कर दे। 45 जो है इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए सुबह फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा, तो मुझे शहजाद साहब ये बताएं, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि पूरे बैलेट बॉक्स जो थे वो तब्दील कर दिए गए, ये कब हुआ? पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद हुआ ये सारा कुछ, या पोलिंग जब स्टार्ट थी उसी दौरान ही भरे हुए, कहीं जैसा आप कह रहे हैं कि भरे हुए बैलेट बॉक्स रख दिए गए और दूसरे उठा दिए गए? जी, ये कल मेरे 2 लोग इन्होंने उठाए, पोलिंग एजेंट थे, वो उनके ऊपर मुकदमा था कोई किराएदारी का। उन्होंने पुराना कोई रिकॉर्ड निकाल के मेरे 2 पोलिंग एजेंट पकड़े। वहां पे इन्होंने उसी पोलिंग स्टेशन से इन्होंने बॉक्स चेंज किए
उसके बाद ये तकरीबन 2 बजे के करीब हुआ है। उसके बाद 5 बजे के करीब काफी पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने हमारे जो पूरे बॉक्स थे जिनके अंदर सिर्फ नून लीग का ही जो शेर के निशान वाली पर्चियां थी वो निकली, और हमारे पास कुछ ऐसी वीडियो भी हैं जो इन्होंने ठप्पे लगा कर अपने वो बॉक्स भी भरे। अच्छा, तो आपके पास इस चीज की कोई वीडियो है कि जो आप कह रहे हैं कि 2 बजे के करीब बैलेट बॉक्स की तब्दीली कर दी गई? इस चीज की कोई एविडेंस है शहजाद साहब, या आपको इत्तला मिली वोटर्स की जानिब से या जो वहां पे मौजूद थे उनकी जानिब से? देखें, आपको पता है कि अंदर पोलिंग एजेंट को तो ये मोबाइल लेके जाने नहीं देते। ठीक है। हमारे पोलिंग एजेंट ने बहुत शोर किया, वहां पे मैं भी मौका पे पहुंचा, लेकिन अच्छा। आगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई मेरी, उसने मुझे कहा कि जी ये ऊपर से प्रेशर है, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। वहां पे मैंने 15 पे कॉल भी की, पुलिस भी बुलाई कि ये मेरा प्रेजाइडिंग ऑफिसर, इसे अरेस्ट किया जाए, ये यहाँ पे ठप्पे लगवा रहा है और 2 नंबरी कर रहा है और बॉक्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। कल मैंने तकरीबन 3 बजे के करीब मीडिया पे भी सब बताया कि हमारे बॉक्स चोरी किए जा रहे हैं, ये तमाम चैनल को मैंने इंटरव्यू के दरमियान ये भी बताया था। ठीक है, तो मुझे शहजाद साहब ये बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं कि बॉक्स चोरी हुए और जो बॉक्स दूसरे आया उसमें अक्सरियत जो कि हमारे पास इस वक्त वोटिंग की डिटेल है उसमें अक्सरियत जो है तकरीबन हाफ के मार्जिन से आप दूसरे नंबर पर आए हैं, तो उसमें अक्सरियत नून लीग की निकली है, यानी कि आपके रिजेक्टेड वोट ज्यादा थे या डले हुए वोट ही कम थे आपके? नहीं, रिजेक्टेड इन्होंने तकरीबन 7,000 के करीब मेरा रिजेक्टेड वोट है, जो इन्होंने ऐसे ही जो बिल्कुल कवर करके जैसे बॉक्स में डालते हैं तो वो इन्होंने खराब किए, जाया किए, और वोटर जो कल निकला है वो सिर्फ पीटीआई का वोटर निकला है, और इनको तो वोट अब पूरे एनए से 7 से 8,000 के करीब पड़े हैं जो ओरिजिनल वोट है। ये इंशाल्लाह मैं नादरा से वेरीफाई करवाऊंगा और ये मैं हाई कोर्ट तक जा रहा हूँ सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, आप हाई कोर्ट में अपनी अपील लेके जा रहे हैं, तो जी, शहजाद मैं साहब मुझे ये बताइएगा कि आप ही के पीपी 149 में उसी हलके में जिशान साहब थे, उनका कल हमने देखा कि वो वहाँ पे मौजूद भी थे, उनकी वीडियो भी थी, वो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनको कह रहे थे कि जी फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स हैं, ये क्यों हैं? क्या ये वाकई ऐसा वाकया एज इट इज हुआ था जैसा हमें कहा जा रहा है कि वक्त बचाने के लिए उन्होंने करवा दिए और बाद में फाड़ भी दिए गए? ये एक्चुअल में क्या वाकया हुआ था? जी मेरी बहन, ऐसा ही हुआ। ये जो सब फर्स्ट टाइम सुबह हमारे पोलिंग एजेंट आए हैं, इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए, उनको ऐसे कहा कि जी आपके अटेंडेंस करवा रहे हम तो आप इजी हो जाए, तो इन्होंने उनके साथ धोखा किया और धोखे से करवाए, जो कि हमने 60% वो इनके सामने हमने वो जाया किए, और जो 40% है वो इनके पास थे, उन पे इन्होंने जो है ये सारा धांधली का रास्ता बना के और 45 सिग्नेचर ले लिए। हमारे पास बिल्कुल वो गवाह मौजूद है और हमारे वो पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, वो कोर्ट में भी आके कहेंगे, वो मीडिया में भी आके कहेंगे कि इन्होंने हमारे से फर्स्ट टाइम करवा लिए थे और इन्होंने हमारे साथ कल बहुत बड़ी ज्यादती की। हम तो जीते हुए थे बिल्कुल, हम पूरा अमन और पूरा उम्मीद थे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़े उम्मीद करते हैं कि आज सीट निकल रही थी हमारी, लेकिन इन्होंने कल हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमारा वोट चोरी किया। शहजाद साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी थे, वहाँ पे आपके पोलिंग एजेंट्स भी थे जिन्होंने ये सारी डिटेल बताई, तो वहाँ पे आपने जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो अभी गवर्नमेंट में लोग हैं, उनसे भी किसी की प्रेजेंस आपने वहाँ पे देखी, या सिविल कपड़ों में पीएमएलएन के सपोर्टर्स थे या पीएमएलएन को ही सपोर्ट करने के लिए अंदर ये सारे मामला चल रहे थे, वही लोग थे? देखिए मेरी बहन, ऐसी काफी ज्यादा वीडियो है कि इनकी तमाम मिनिस्टर जो थे, तकरीबन एक यूनियन काउंसिल में 6 से 8 मिनिस्टर थे। वो पूरी मशीनरी आपके N119 में जहाँ पे ये एग्जैक्टली बैलेट पेपर वो बैलेट बॉक्सेस तब्दील हुए हैं, वहाँ पे कौन से मिनिस्टर थे? जी ये मिनिस्टर थे वहाँ पे, मतलब किसका नाम लूं, नून लीग की कितने भी मिनिस्टर थे, वो N119 में लाहौर की जो क़यादत थी, जो मिनिस्टर इन्होंने बनाए, N119 के तो खाली 4 मिनिस्टर तो इन्होंने N119 से बनाए हुए हैं, जो MP हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर है, सुहेल भट्ट साहब है, और भी बड़े। उस वक्त पे कोई मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे या नून लीग के सिर्फ जो सपोर्टर्स हैं वही थे वहाँ पे? किसी मिनिस्टर को भी आपने देखा वहाँ पे? जी क्यों नहीं देखा, हमने कल बड़ा सुहेल भट्ट को देखा, हमने वहाँ
हमने ख्वाजा इमरान दीर को वहां देखा, अलीम खान की पूरी टीम हमने वहां देखी, बिलाल यासीन वहां घूमते रहे, और भी कितने भी मिनिस्टरों का नाम लें वो वहीं पे थे और वो काम करवा रहे थे। ये इन्होंने कितने ऑफिसर लगवाए थे, आरओ से लेके प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये सब बिकाऊ माल था और इन्होंने पैसे जो है इनसे उठाए हुए थे और ये उनके खास बंदे थे जो NA 119 में जिनकी ड्यूटी लगी थी। शहजाद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, ये भी फरमा दीजिएगा कि आपने बताया कि जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, मजबूरी भी उन्होंने बताई। क्या उनको भी कोई पैसे वगैरह उनको भी दिए गए थे जो आपके नॉलेज में आए, या उनको जैसे कि मजबूरियां बताई जा रही हैं, प्रेशराइज किया गया था इसलिए वो मजबूर हो गए? एग्जैक्टली उन्होंने कोई सिचुएशन अपनी आपसे शेयर की? उनके फेस बताते थे, वो जुबान से भी कहते थे मजबूर है, लेकिन उनके फेस बताते थे कि हम परेशान हैं, हम मजबूर हैं। पीछे हम ये नहीं जानते कि वो पैसे से बिके हुए थे या वो अपनी जॉब की वजह से मजबूर थे। कि आपको पता है कि जो इनका काम ना करे तो उसे फौरी सस्पेंड कर दिया जाता है, जो इनका हुक्म ना माने, चाहे कोई जायज है कोई नाजायज काम करवाते हैं तो उसे जंग से नीचे ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो ये तो इन्होंने मुल्क के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है, ये जालमाना हुकूमत है, तो लोग मजबूर हैं, ऑफिसर भी मजबूर हैं। लेकिन वक्त है खड़ा होने को, ये तमाम जो ऑफिसर हैं इनको इकट्ठे होना चाहिए, ये बिल्कुल इनको इत्तेहाद करना चाहिए। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। आज ये बिक गए या ये डर गए या झुकेंगे तो कल को ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। मेरी बहन, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक वोट हमें पड़ता है और निकलता किसी और के डब्बे से है। ये ज्यादतियां कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ शहजाद फारूक साहब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आपने NA 119 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वहाँ पे आपके जो वोट थे वो मियाँ शहजाद फारूक साहब के 34,197 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर थे। और जिनके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग के जो वहाँ पे विन किए थे वो उम्मीदवार अली परवेज़ मलिक हैं, और उनके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 61,086 वोट लेकर वो कामयाब हुए थे। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद से, जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि शहजाद साहब ने अभी कहा, ये क्लेम किया, और वो कल हाई कोर्ट में भी ये लेके जा रहे हैं इस मामले को, ताकि वहाँ पे मामलात किसी तरीके से हल हो सके। और गवाहियाँ भी उनके पास मौजूद हैं कि वहाँ पे बैलेट बॉक्स जो थे उनको तब्दील किया गया सरप्राइजिंगली। और बात कर लेते हैं अफरीदी साहब से। अफरीदी साहब, आपने शहजाद साहब की बात सुनी, धांधली के बहुत सारे मामलात हमने 18 में भी देखे, हमने 13 में भी देखे, हमने वैसे भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तो देखते ही रहते हैं। ये जो पूरे बैलेट बॉक्स ही तब्दील हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये धांधली जो इनका जिक्र कर रहे थे ये हुई होंगे, और जो रिपोर्टेड नहीं कर ये बातें भी सही, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात इलेक्शन में, और अगर आवाम जब तहैया ले लोग दरपोक निकले 2022 PDM की हुकूमत के बावजूद उन्होंने टिल का जोर लगा कि हम इमरान खान को हराएं, लेकिन आवाम जब निकली वो 20 के जो नशस्तें थी वो PTI थी। तो जब आम निकलती है तो फिर धांधली या कोई मशीनरी काम नहीं करती। लेकिन अवाम तो 2000 अफरीदी साहब, अवाम 2008 में भी सॉरी माजरत से 8 फरवरी को भी तो निकली थी ना। 8 फरवरी को भी 90 के करीब सीटें तो तहरीक इंसाफ ले गए उसके आजाद उम्मीदवार। लेकिन बाद में देख लेना, कुछ रिकाउंटिंग में दोबारा से अनायत की जा रही हैं कुछ सीटें हैं जो कि ऑलरेडी वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी हैं। की बात से एक जो चीज लग रही है, PTI तंजीमी ढांचे पे काफी कमजोर नजर है। अच्छा, इस तरह इनके जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये पता नहीं है कि मुझे साइन लिया गया कि भाई ये हम आपसे वैसी साइन ले रहे, अटेंडेंस का साइन ले रहे, और वो फॉर्म 45 पे साइन ले रहे। इसका मतलब है जो तहरीक इंसाफ के अंदर है वो कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। अगर इनका यही हाल रहा, तंजीमी साजी है बात, वोटर तो इनका है लेकिन तंजीमी तौर पर अगर इनका यही हाल है, इनके जो रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको पता नहीं होता है कि मैंने अटेंडेंस कहाँ लगानी है और फॉर्म करना। तो जो PMLN का जो तंजीमी साज है वो हमें पता है, वो बड़ा लीतल है, वो कैडर बेस्ड पार्टी है। अफरीदी साहब मसला ये है, अफरीदी साहब मसला ये है कि हेल्पिंग हैंड्स जिसके साथ होते हैं उनको सारी अकलें भी आ जाती हैं, सारी समझें भी आ जाती हैं। हेल्पिंग हैंड्स जिसके साथ नहीं होते हैं उनके साथ या तो मिस्टेक्स हो जाती हैं या उनसे करवा दी जाती हैं।
जैसा कि अभी इस मैटर में हुआ, एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि वो किस तरह से सिग्नेचर्स लिए गए, लेकिन फिर लिए क्यों गए, इसकी क्या वजह है? अगर आज ये कह के सिग्नेचर्स ले लिए गए कि टाइम बच जाएगा बाद में, तो कल को फिर रिजल्ट भी ऐसे ही सामने आ जाएगा। कल तो रिजल्ट भी 5 बजे से पहले ही बन जाएगा कि जी टाइम बचा दिया, हमें पता था हवाएं किधर को है, तो हमने खुद ही बना दिया रिजल्ट। हाँ जी, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। इसको तो अदालतों में भी चैलेंज करना चाहिए, इसको तो जिस फोरम पे भी चैलेंज करना चाहिए, लेकिन पीटीआई को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में पीएलएन 2018 के इलेक्शन लड़ी थी, सब कुछ उनके खिलाफ था। पंजाब में नेशनल असेंबली की सीटें लेकिन अफरीदी साहब, एमएलएन को उस तरह से चैलेंजेस नहीं थे जो ग्राउंड रियलिटी पे अब की दफा हमने एक सियासी जमात के साथ देखे हैं। उनकी सारी लीडरशिप जेल में थी ना। नहीं, सारी लीडरशिप जेल में नहीं थी, कुछ लीडरशिप जेल में थी। अब की दफा तो सारे बंदे जेल में थे, अब की दफा तो सिंबल भी नहीं था, अब की दफा तो पार्टी नहीं थी, पार्टी तितर बितर हो गई। किसी ने आलू प्याज मूली गाजर पे सबने जाके वो इलेक्शन लड़ा है। तो ये एमएलएन को टफ टाइम जरूर था, और उस वक्त भी हमने कहा था कि वो गलत है, लेकिन इतना टफ टाइम नहीं था। नहीं, उनके जो इलेक्टेबल्स थे, जो उनके एमएनएस थे जिन्होंने टिकटें ली थी, उनके टिकटें वापस कराई गई। लेकिन वो तो सेनेट में था ना अफरीदी साहब, वो सेनेट में हुआ था अफरीदी साहब, वो सेनेट में, सेनेट के इंतखाब नहीं 18 में कह रहा हूँ कि जब उन्होंने टिकट वापस ना कराई और जब मीडिया उस एमएनएस के पास पहुंचे कि आपने टिकट क्यों वापस कराए, तो उन्होंने कहा महकमा ज़राअत वाले आए थे। और आपको पता है कि महकमा ज़राअत का नाम फिर कितना फेमस हुआ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और डस्का का इलेक्शन तो ज़राई मुल्क है अफरीदी साहब, ज़राई मुल्क है, महकमा ज़राअत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में। क्या बात कर रहे हैं आप? वो बात, लेकिन पीटीआई को ये मैं पंजाब की हद तक ठीक है, आपका मैसेज आ गया। अब मुझे ये बताइएगा जरा, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, पीएमएलएन की जानिब से विक्ट्री का सेहरा जो है वो बड़े मियाँ साहब के सर पे सजाया जा रहा है। बड़े मियाँ साहब हमें कैंपेन में इस सारी सूरत हाल में कहीं नजर नहीं आए, इवन ईद पे वो तो इसके अगेंस्ट सारी सूरत हाल के हमें नजर आए थे। फिर ये जो मैन ऑफ द मैच करार दिया जा रहा है बड़े मियाँ साहब को, भाई मैन ऑफ द मैच के लिए मैन का मैच में होना, एटलीस्ट ग्राउंड में होना जरूरी है, तभी तो वो मैन ऑफ द मैच बनेगा। ये किस किस्म का मैन है जो ना ग्राउंड में था, ना वो फील्ड में था, ना वो मैच खेल रहा था, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया? नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ साहब का। तो पड़ा ही नहीं ना, लेकिन वो तो पड़ा ही जेल में थे। नहीं, इमरान खान जेल में थे और उनकी पार्टी 8 फरवरी को सीटें जीती, तो लोगों ने कहा ये अफरीदी साहब, मेरा लास्ट पॉइंट लास्ट 10 सेकंड मुझे बताइएगा, जब बड़े मियां साहब खुद कैंपेन कर रहे थे तब तो उस तरह से वोट नहीं पड़ा, तो फिर अब जब वो कैंपेन में ही नहीं थे तो अब वोट कैसे पड़ गया बड़े मियां साहब के नाम का? अब ये वाली बात आपकी बड़ी जबरदस्त है, और इससे जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह की जो इल्जामात है उनको तकवीयत मिलती है कि क्या वो 8 फरवरी को वही इलेक्शन, उससे कम धांधली के इल्जामात आज लगे, सबसे शफाफ इलेक्शन हुए, उसमें इन्होंने 99% स्ट्राइक रेट की और 8 में इन्होंने बड़ी बड़ी सीटें हारी, तो उनके इल्जामात को तकवीयत मिलती है। अगर कल के जाहिर सी बात है वो पार्टी के बड़े अहम जिसे कहते हैं कि बुर्ज कंसीडर होते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मंसूर अफरीदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच बड़े मियाँ साहब हैं, लेकिन साथ ही पार्टी के अंदर से ये भी आवाज़ उठ जाती है कि मैन ऑफ द मैच वो कैसे हो सकते हैं, वो तो फील्ड में ही नहीं थे, वो मैच में ही नहीं थे, वो ग्राउंड में ही नहीं थे, उन्होंने तो कोई कैंपेन नहीं की, उन्होंने कोई स्पीच नहीं की, किसी जलसे को उन्होंने नहीं देखा, तो फिर वो मैन ऑफ द मैच कैसे हुए? मजीद इस सब पे डिस्कशन तो चलती रहेगी जब हतमी तौर पर सरकारी और हतमी नताइज सामने आएंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।